हेलो एवरीवन और वेलकम टू आवर चैनल लिप्रोनीट, जिसमें मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर मेगा सिंगल। और आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से आप क्या समझेंगे वो हम अभी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, अपने चैप्टर में पढ़ेंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे, जिसको आप बेसिक से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस, यानी कि सबसे पहले हम देखते हैं कि इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस हमने पढ़ा था मेंडल के बारे में। मेंडल ने इनहेरिटेंस के बारे में बताया था। उसने बताया था कि जब भी कोई पेरेंट रिप्रोडक्शन करते हैं तो वो अपने फैक्टर्स को या फिर जेनेटिक मटेरियल को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं, और वो किसको क्या कहलाता है? वो कहलाता है इनहेरिटेंस। तो उसने क्या ट्रांसफर किया था? उसने इनहेरिटेंस में ट्रांसफर किया था, तो जो मटेरियल उसने ट्रांसफर किया था उसको हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। तो जो मेंडल था उसने इसको नाम दिया था फैक्टर का। उसको नहीं पता था कि क्या है जेनेटिक मटेरियल, लेकिन जैसे जैसे आगे रिसर्च हुई, एक्सपेरिमेंट्स हुए, उसमें पता चला कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है मॉलिक्यूलर लेवल पर। तो जो मॉलिक्यूलर लेवल पर जो जेनेटिक मटेरियल है वो होता है हमारा डीएनए और आरएनए। क्या होता है? डीएनए एंड आरएनए। तब डीएनए और आरएनए जेनेटिक लेवल पर है और इनहेरिटेंस का काम करते हैं। क्या करते हैं? ये जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो कि पेरेंट के कैरेक्टर्स होते हैं, उनको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं। या हम कह सकते हैं कि जो पेरेंट की कंटिन्यूटी है, पेरेंट की जो कैरेक्टर है, उनकी कंटिन्यूटी को बनाए रखते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि जो डीएनए और आरएनए हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स, जो न्यूक्लिक एसिड्स के बने होते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन में होते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो डीएनए होता है वो मेजर जेनेटिक मटेरियल होता है, और कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरसेस जो होते हैं उनमें आरएनए होता है, वो जेनेटिक मटेरियल होता है। अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में होता है। जैसे कि डीएनए में एक चेन में कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का निर्माण करते हैं या पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं। अब इसमें जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है कई सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी है, तो इसमें कुछ अलग फैक्टर्स भी पाए जाते हैं। अभी जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, हम इसमें देख लेते हैं क्या क्या प्रेजेंट होता है। एक तो इसमें पाया जाता है नाइट्रोजिनस बेस, एक इसमें होता है शुगर, और एक इसमें पाया जाता है फॉस्फेट ग्रुप। तो हम देखते हैं कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है ये 3 मेजर फैक्टर से मिलकर के बनी होती है, और ये आगे जाकर के एक कंप्लीट चेन का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप है, एक नाइट्रोजिनस बेस है और एक शुगर है। ये मिलकर के बना रहे हैं एक न्यूक्लियोटाइड। ऐसे ही जो एक न्यूक्लियोटाइड है वो अगले न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है, फिर वो अगले न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन करता है। अब इसमें जो नाइट्रोजिनस बेस है, शुगर है और फॉस्फेट है, इनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो हम आगे देखते हैं। तो जो नाइट्रोजिनस बेस है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। नाइट्रोजिनस बेस 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं प्यूरिन और एक होते हैं पिरिमिडिन। प्यूरिन होते हैं 2 टाइप्स के, एक तो एडेनिन और एक ग्वानिन, और जो पायरिमिडिन्स हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो साइटोसिन
थायमिन और यूरेसिल। अब थायमिन और यूरेसिल जो है वो एक ही फैक्टर में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि थायमिन जो है वो पाया जाता है सिर्फ डीएनए में और यूरेसिल पाया जाता है सिर्फ आरएनए में। तो आरएनए और डीएनए के बीच में डिफरेंस करना हो तो हम थायमिन और यूरेसिल को देख करके इनका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अगर थायमिन प्रेजेंट है तो वो डीएनए में होगा और अगर यूरेसिल है तो वो सिर्फ आरएनए में होगा। अब हम देखते हैं कि जो थायमिन है इसको हम यूरेसिल से एक्सचेंज करते हैं। किसमें? जब डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो डीएनए का थायमिन होता है वो यूरेसिल से रिप्लेस हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो थायमिन होता है उसको हम 5-मिथाइल यूरेसिल, इसको हम 5-मिथाइल यूरेसिल भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें जो यूरेसिल है उसका जो 5th नंबर का कार्बन होता है उसमें एक एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से थायमिन को एक अलग नाम भी दिया जा सकता है 5-मिथाइल यूरेसिल। इसीलिए डीएनए से आरएनए के फॉर्मेशन में थायमिन जो है वो यूरेसिल से रिप्लेस हो जाता है। अब हम इसमें देखते हैं जो डीएनए है वो किस तरीके से एक दूसरे से किस तरीके से बना होता है, किस तरीके से उसमें लिंकेज प्रेजेंट होते हैं। तो डीएनए में हमने देखा एक तो होता है नाइट्रोजिनस बेस, एक होती है पेंटोज शुगर, और एक होता है फॉस्फेट ग्रुप। तो नाइट्रोजिनस बेस तो हमने देखे दो टाइप के, एक तो प्यूरिन और एक पिरिमिडिन। तो प्यूरिन जो है वो है एडेनिन, ग्वानिन, और जो पायरिमिडिन है वो है साइटोसिन और थायमिन। हम यहाँ बात कर रहे हैं डीएनए की, इसलिए हमने लिया है सिर्फ साइटोसिन और थायमिन। अब हम देखते हैं पेंटोज शुगर। तो जो शुगर होती है वो पेंटोज शुगर होती है और इसमें जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो होती है एस टाइप की, जिसमें ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, और इसके साथ में यहाँ पर प्रेजेंट होता है 5th कार्बन जो कि एक फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब हम बात कर रहे हैं डीएनए की। तो डीएनए में पाई जाती है पेंटोज शुगर, वो होती है डीऑक्सी राइबोज शुगर। तब डीऑक्सी राइबोज शुगर इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि जो पेंटोज शुगर है, जो राइबोज शुगर है, उसके सेकंड नंबर के कार्बन पर एक ऑक्सीजन ग्रुप जो होता है OH की जगह पर सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है, इसमें ऑक्सीजन की डिफिशियंसी पाई जाती है। या हम कह सकते हैं कि इसमें ऑक्सीजन जो होता है सेकंड नंबर के कार्बन पर वो एब्सेंट होता है, इस वजह से इसको डीऑक्सी राइबोज शुगर कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि जो नाइट्रोजिनस बेस है वो पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन से जाकर के अटैच होता है। तो इसमें पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिलकर के एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और इस बॉन्ड को कहा जाता है एन ग्लाइकोसिडिक
बॉन्ड। अब इसको एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि एन तो आ गया यहाँ पर किससे? नाइट्रोजिनस बेस से, और जो कि शुगर के साथ बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसको हम कह रहे हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इसका पूरा नाम हो जाता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसके बाद आता है फॉस्फेट ग्रुप, जो कि शुगर के 5th कार्बन से, यानी कि 5th कार्बन जो फ्री कार्बन था उससे आके अटैच होता है और यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है जिसका नाम होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड बनाने में जो हमें बॉन्ड लगे वो 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। एक तो हुआ एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और एक होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये दोनों बॉन्ड मिलकर के एक न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जो नाइट्रोजिनस बेस और शुगर है वो एक स्टेप में कंप्लीट होते हैं और इन दोनों का जो ग्रुप होता है उसको कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड। यानी कि सबसे पहले नाइट्रोजिनस बेस और शुगर मिलके न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं, उसके बाद फॉस्फेट ग्रुप आकर के जुड़ता है और आकर के एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करता है। देखते हैं हम इस स्ट्रक्चर में, तो न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं जो आरएनए में प्रेजेंट हैं वो एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटिडिन और यूरिडिन, जबकि जो डीएनए में है, डीएनए में हम देखते हैं क्योंकि डीऑक्सी शुगर है इस वजह से डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन, डीऑक्सी साइटिडिन और डीऑक्सी थाइमिडिन इसको कहा जाता है। किसकी वजह से? डीऑक्सी शुगर होने की वजह से इसको डीऑक्सी से नाम दिया जाता है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर। शुगर और एडेनिन मिलाकर के बन रहे हैं एडिनोसिन और डीऑक्सी एडिनोसिन, साइटिडिन या डीऑक्सी साइटिडिन, ग्वानोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन और यूरिडिन या डीऑक्सी थाइमिडिन। यूरिडिन क्यों? क्योंकि आरएनए में यूरिडिन जो है वो यूरेसिल के साथ बाइंड होकर के यूरिडिन बना रहा है, और डीऑक्सी थाइमिडिन यानी थाइमिन जो है डीऑक्सी शुगर के साथ बाइंड होकर के डीऑक्सी थाइमिडिन का फॉर्मेशन करता है। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है, ये हमें पता है, यहाँ हमें बॉन्ड भी पता है। अब हम इसमें देखते हैं, ये भी हमने देख लिया था। जब 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ रहे हैं तो हम इसको बोल रहे हैं डाइन्यूक्लियोटाइड। 3 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ रहे हैं तो ट्राइन्यूक्लियोटाइड। 4 साथ में जुड़ रहे हैं तो टेट्रान्यूक्लियोटाइड। और इस तरीके से जब बहुत सारे जुड़ते जा रहे हैं तो हमने उसको नाम दे दिया पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। अब हम देख लेते हैं डीएनए के बारे में कुछ जानकारियां। तो फ्रेडरिक मिचर जो थे उन्होंने डीएनए के बारे में बताया था और इसको न्यूक्लिन नाम दिया था। जो डीएनए था उसके बारे में मॉडल जो बताया था, हम पढ़ते हैं डबल हेलिक्स मॉडल, जिसको कि किसने बताया था? वॉटसन और क्रिक ने, और इन्हीं को ही डीएनए की खोज का श्रेय दिया जाता है। यानी कि इन्होंने ही डीएनए की डिस्कवरी की थी। किस बेस पे की थी? इन्होंने एक्सरे डिफरेंशिएशन मेथड का यूज किया था, जिसको मोरिक विल्सन एंड रोसलिंड फ्रैंकलिन ने प्रपोज किया था। एक्सरे डिफरेंशिएशन में एक्सरे बेस पर किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्सरे डाली जाती है, जिससे उसका एक डायग्राम बनता है, जिसे एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक कहा जाता है। अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं डीएनए की। डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है? डीएनए की स्ट्रक्चर जो होती है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रक्चर होती है। डीएनए जो होता है डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में होता है, जिसमें एक जो स्ट्रैंड होता है वो होता है उसकी बैकबोन,
और इसके अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजिनस बेस। जो बैकबोन होती है वो बनी होती है शुगर की और फॉस्फेट की। शुगर प्लस फॉस्फेट मिलकर के बैकबोन का फॉर्मेशन करते हैं और ये होती है डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में, जिसमें नाइट्रोजिनस बेस जो होते हैं एक दूसरे से अटैच होते हैं। किसके द्वारा? इनमें प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हम देख लेते हैं डीएनए की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, डबल हेलिक्स में होती है। डबल हेलिकल फॉर्म में डीएनए होता है जिसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड्स हम देख रहे हैं बैकबोन, डीएनए की जो बैकबोन है शुगर और फॉस्फेट। अब जो डबल हेलिक्स है वो एक दूसरे से एंटी पैरेलल फॉर्म में होता है। डीएनए इस तरीके से, ये है डीएनए का डबल हेलिक्स। इस डबल हेलिक्स में हम देख रहे हैं सबसे बाहर की तरफ तो क्या है, बैकबोन, और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजिनस बेस। अब ये नाइट्रोजिनस बेस एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होते हैं। हम देख रहे हैं कि इसमें यहाँ पे हमें कुछ ग्रूव्स दिख रहे हैं। तो जो छोटा वाला ग्रूव है इसको कहा जाता है माइनर ग्रूव, और जो बड़ा ग्रूव है इसको कहा जाता है मेजर ग्रूव। डीएनए की स्ट्रक्चर में एक एंड जो है इसका 5 प्राइम कहलाता है और जो उसका एंड पार्ट है वो कहलाता है 3 प्राइम। इसी तरीके से जो उसका सेकेंड स्ट्रैंड होता है डीएनए का वो उसका एंटी पैरेलल होता है, यानी कि 5 प्राइम के सामने होता है 3 प्राइम और 3 प्राइम के सामने होता है 5 प्राइम। अब हम देखते हैं कि इनको 5 प्राइम है उसको हम कह सकते हैं डीएनए का 5 प्राइम एंड, और जो 3 प्राइम है उसको हम कह सकते हैं 3 प्राइम एंड। अब इनको 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड नाम क्यों दिया वो हम देख लेते हैं कि जब न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच होते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो फॉस्फेट होता है वो तो जुड़ता है शुगर के 5th कार्बन से, जब डीएनए की स्ट्रक्चर बनती है उसमें हम देखते हैं कि ये तो है शुगर और इसके 5th कार्बन से यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ। यहाँ पर जो फॉस्फेट है वो शुगर के 5वें कार्बन से या 5th कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये यहाँ पर 5 प्राइम एंड का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड है वो शुगर के 1st कार्बन से अटैच होता है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर शुगर का जो 3rd एंड है वो फ्री होता है और इससे आकर के अगला फॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड का जो फॉस्फेट है वो क्या होता है, अटैच होता है। तो इसकी वजह से जो एंड है 3 नंबर का जो कार्बन है उससे अगला फॉस्फेट आगे जुड़ रहा है, जो अगली चेन में जाता है तो यहाँ पर 3 प्राइम जो है वो खाली रहता है, इसलिए ये 3 प्राइम एंड, इसको 3 प्राइम एंड बोला जाता है। यानी कि जो बैकबोन है वो 5 प्राइम फॉस्फेट से 3 प्राइम OH, किसका, शुगर का OH जो है वो खाली रहता है, इसलिए यहाँ पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम इसको कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि जो दोनों स्ट्रैंड है बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड से बेस है जो इनके वो जुड़े हुए होते हैं। अब दोनों बेस न्यूक्लियोटाइड या जो हम कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड है वो आपस में जुड़े हुए हैं, बेस में है, पेयर की फॉर्म में है, इसलिए इसकी लेंथ को, यानी कि डीएनए की जो लेंथ होती है इसको बेस पेयर में क्या कहते हैं,
नापी जाती है, या हम कह सकते हैं कि इसका जो मेजरमेंट लिया जाता है, जो इसको देखा जाता है, वो बेस पेयर में इंडिकेट किया जाता है। अब जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें एडेनिन थाइमिन के साथ बाउंड होता है, और जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ बाउंड होता है। एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं बेस पेयर आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से प्रेजेंट है, उनके बीच साइड में बैकबोन शुगर फॉस्फेट बैकबोन प्रेजेंट होती है। अब हमेशा एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ प्रेजेंट होता है, थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है, और जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर जो डिस्टेंस है, जो दोनों स्ट्रैंड के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और उसकी वजह से डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है वह डिस्टर्ब हो जाती है। हम डीएनए के स्ट्रक्चर में देख रहे थे, डीएनए के स्ट्रक्चर जो है वो डबल हेलिकल फॉर्म में है, और ये इसको डबल हेलिकल बोलते हैं। इसमें टर्न्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये इसका एक टर्न होता है, या हम इसको एक पिच का नाम दे सकते हैं। इसको हम कहते हैं एक पिच। एक पिच में 10 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है उसमें प्रेजेंट होंगे टोटल 10 न्यूक्लियोटाइड। ये जो 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इनके बीच में, हर न्यूक्लियोटाइड के बीच की जो डिस्टेंस होती है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड, वो होती है 3.4 एंगस्ट्रम, या फिर हम इसको कह सकते हैं 3.34 नैनोमीटर। यानी कि जो 10 न्यूक्लियोटाइड है वो एक दूसरे से, यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे से, दूसरा तीसरे से जो डिस्टेंस पे प्रेजेंट होता है वो होती है 3.4 एंगस्ट्रम की डिस्टेंस। तो फर्स्ट से लेके लास्ट, यानी फर्स्ट से लेके 10, यानी कि एक पिच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 3.4 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 34 एंगस्ट्रॉम का एक पिच मिलता है, जिसमें यानी कि जो 10 न्यूक्लियोटाइड है वो 34 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस में प्रेजेंट होते। अब हम देखते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म के डीएनए में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इनके जो बेस पेयर का नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। अब हम देखते हैं लैम्डा 174 बैक्टीरियोफेज जो है, इसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं 5386 बेस पेयर इसमें पाए जाते हैं। बैक्टीरियोफेज लैम्डा में 48,502 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। ई कोलाई का जो डीएनए है उसमें 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, और जो ह्यूमन डीएनए होता है उसका हैप्लॉइड कंटेंट यानी कि सेल डिवीजन में हम पढ़ते हैं कि जो हैप्लॉइड सेट होता है, यानी कि जो गुणसूत्र क्रोमोसोम होते हैं उसमें जो हैप्लॉइड सेट होता है उसमें जो डीएनए प्रेजेंट होता है उसका कंटेंट होता है 3.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर, यानी कि बिलियन की फॉर्म में इसमें ह्यूमन में न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। अब हम डीएनए की लेंथ को देख लेते हैं, डीएनए की लेंथ क्या होती है। तो हम देख रहे हैं कि जो ह्यूमन न्यूक्लियोटाइड है उसमें कितने बेस पेयर प्रेजेंट है? हैप्लॉइड कंटेंट में 3.3 इंटू 10⁹ ये ह्यूमन जीनोम का या हैप्लॉइड कंटेंट होता है। तो टोटल कितना हो गया? 3.3 इंटू 2 यानी 6.6। एक स्ट्रेन में 3.3 तो दो में 6.6, तो लेंथ टोटल कितनी होगी?
हमने देखा था कि एक टर्न का या जो एक पिच का जो उसका लेंथ था वो था 3.4 इंटू 10⁻⁴ की पावर 0.34 इंटू 10⁻⁴ की पावर 9। इसको हम नैनोमीटर में ले रहे हैं, यहाँ पे ये मीटर में है। तो 6.6 इंटू 0.34 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2.2 मीटर का डीएनए मिलता है। अब ये जो 2.2 मीटर का डीएनए है वो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और ई कोलाई में 4 इंटू 10⁻⁴ की पावर 6 बेस पेयर इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इसकी टोटल लेंथ कितनी है 1.36 मिलीमीटर। अब हम देख लेते हैं सेल जो है वो किस में होती है, एंगस्ट्रॉम में होती है, यानी कि 10 की पावर -6 हम लेके चलते हैं। एंगस्ट्रॉम का जो माप होता है वो ये होता है। तो सेल के अंदर 2.2 मीटर का या 1.36 नैनोमीटर का मिलीमीटर का डीएनए किस तरीके से फिक्स हुआ, ये क्वेश्चन आता है। तो ये होता है क्यों, डीएनए की पैकेजिंग की वजह से, यानी जो डीएनए का हेलिक्स है वो किस तरीके से पैकेज होता है, उसकी वजह से डीएनए जो है वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में या हम कह सकते हैं पैकेड फॉर्म में सेल के अंदर बंद होता है, जो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।